जय श्री महाकाल दोस्तों। अपन जो है देखो इसमें आ चुके थे। किसवे के अथवा वाला क्वेश्चन कर रहे थे अपन। टेक्निकल मिस्टेक आने के कारण जो है सिस्टम को रोकना पड़ा, इसके लिए मैं माफी चाहूंगा। चलो देखते देखिए, वैसे वीडियो की उसका जो है लेंथ काफी हो गई थी। तो आप जो है अगला देखो, देखिए 21वें का अथवा वाला। ठीक है, 21वें प्रश्न का अथवा वाला प्रश्न देख रहे थे अपन यहाँ पर। क्या है देखो, एक दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योगफल 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को बदलने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। ये आपके सवाल है, आपने देख लिया होगा, पढ़ लिया होगा। ठीक है, आप अगर आपको ध्यान से दिखाई नहीं दे रहा है तो 2024 का जो है वार्षिक परीक्षा का पेपर भी आप लेके बैठ सकते हो। जैसे मैं आपको नंबर बोलता हूँ, आप उसमें से देख सकते हो और आप उसका हल जो है यहाँ मिला सकते हो। ठीक है, चलो देखते देखे। तो अपन जो है देखो, वो क्या कह रहा है कि एक दो अंकों वाली संख्या के अंकों का योग 9 है और इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को बदलने से या पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो बोल रहा है संख्या ज्ञात कीजिए। अपने को संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, क्या करनी है? संख्या अपने को ज्ञात करनी है। और देखो, संख्या अंकों से मिलकर बनी होती है। इकाई का अंक होगा, दहाई का अंक होगा। तो अपने को क्या करना पड़ेगा? अंक मानना पड़ेगा। तो अपन मान लेते हैं, माना है कि संख्या में इकाई का अंक x तथा दहाई का अंक y है। ये अपन ने मान लिया। 21वें का अथवा वाला प्रश्न है आपके। अपन ने क्या माना? माना है कि इकाई का अंक, इकाई का जो अंक है, अंक x तथा इकाई का अंक x तथा दहाई का अंक y है। दहाई का अंक y है, ये अपन ने मान लिया। अब देखो, अपन जब संख्या लिखते हैं ना, जब भी अपन क्या लिखते हैं बोलो संख्या, तो पहले क्या लिखेंगे बोलो? इकाई प्लस फिर 10 इंटू दहाई होता है। ध्यान रखना, 10 इंटू दहाई का अंक होता है। तब जाके अपन क्या करते हैं? संख्या लिख पाते हैं। ध्यान रखना है ये आपको। क्या पहले लिखते हैं अपन? इकाई लिखते हैं, फिर 10 इंटू दहाई। पहले इकाई का अंक लिखेंगे प्लस फिर 10 इंटू दहाई, तो क्या आ जाएगी? आपके संख्या हो जाएगी। तो अब अपन संख्या लिख रहे हैं। ये अपन ने लिख दिया संख्या। अंक मानने के बाद में अपने पास संख्या जो आएगी, देखो 10 गुना दहाई लिखेंगे। और दहाई तो वाई है, दहाई का अंक वाई है, तो वाई लिख दिया, प्लस इकाई का अंक एक्स है तो एक्स लिख दिया। ये आपके संख्या आ गई। ये क्या आ गई? आपके संख्या आ गई। अब वो क्या कह रहा है? संख्या के अंकों को पलटने से संख्या का 9 गुना। क्या कह रहा है? ये संख्या है आपकी। ये आपके क्या है? संख्या है। 10y प्लस एक्स संख्या है। और वो क्या कह रहा है? संख्या का 9 गुना। मतलब संख्या में 9 से गुणा कर देते हैं, तो क्या कह रहा है? संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को बदलने पर। चलो संख्या के अंकों को बदल दो। संख्या के अंकों को बदलने पर, संख्या के अंक को बदलेंगे, यानी कि इकाई का अंक दहाई की जगह लिख देंगे और दहाई की जगह इकाई का अंक लिख देंगे। ठीक है ना? दहाई की जगह तो इकाई का अंक लिख दिया और इकाई के अंक की जगह दहाई का अंक लिख देंगे, तो अंक बदलने पर संख्या आ गई। ठीक है, वो क्या बोल रहा है? ये संख्या थी और ये अंक बदलने पर संख्या है। तो वो क्या बोल रहा है? संख्या का 9 गुना अंक बदलने पर बनी संख्या का 2 गुना है, ऐसा कह रहा वो। क्या कहा उसने? कि संख्या का 9 गुना अंक बदलने पर, अंक पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना है। तो देखो, ये तो अपनी संख्या थी, संख्या लिख दी, और ये अंक बदलने पर संख्या आ गई। तो उसने क्या कहा? कि संख्या का 9 गुना अंक बदलने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। ये हो गया। अपन अब तो इसको हल कर लेते हैं। चलो हल किया अपन ने। देखो, 9 का गुणा 10 वाई में करूंगा तो 9 धाम 90, 90 वाई हो जाएगा। 9 का गुणा एक्स में करूंगा 9 एक्स हो जाएगा। यहाँ भी 2 का गुणा 10 में 2 धाम 20 एक्स, प्लस 2 का गुणा वाई में 2 वाई हो जाएगा। चलो सबको जीरो के बराबर कर लेते हैं, लेकिन यह चर राशि एक्स का घात धनात्मक है और इधर बड़ा है, तो मैं इस सबको उधर ले जाता हूं। चलो, या आपके क्या है? 20x प्लस 2y इधर ही है, इधर जीरो कर लेता हूं मैं, क्योंकि इधर प्लस का x बड़ा है। और हमेशा चर राशि x को प्लस ही रखा करो। ठीक है, चाहो तो आप चिन्ह बदल सकते हो बाद में, वो भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, ये संख्या इधर थी जो है ये,
ये देखो प्लस का 9x इधर आएगा, माइनस का 9x हो जाएगा। ये प्लस का 90y इधर आएगा, माइनस का 90y हो जाएगा। अब घटा के इसको इधर लिखेंगे बिना चिन्ह बदले ही, ध्यान रखना। पूरी संख्या को इधर से इधर, इधर से इधर, अपने को जरूरत हो तो चिन्ह बदल लो, अगर जरूरत नहीं है तो चिन्ह मत बदलो। ठीक है, क्योंकि दोनों पक्षों के चिन्ह चेंज होते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसमें से। तो अब मैंने क्या किया, देखो 20x में से 9x घट जाएंगे तो 11x बच जाएंगे। ठीक है, देखो ये दोनों प्लस के, ये तो प्लस का था आपके, माइनस 20 तो काय का था, प्लस का, और 9x माइनस का था। तो 20x में से 9x गया तो 11x बच गया। और यहाँ पर देखो आपका y का मान बड़ा है, जबकि माइनस प्लस y का मान छोटा है, तो माइनस की बड़ी है, माइनस का बचेगा। तो 90 में से 2 घट जाएंगे तो आपके माइनस के 88y हो जाएंगे। बराबर क्या बचेगा, इधर 0, कुछ भी नहीं बचा, एक तरफ 0 बच गया। अब देखो दोनों को 11 से भाग दे के सरल कर लेता हूं मैं, क्योंकि यहाँ पर देखो 11 का पहाड़ भाग दोनों में जा रहा है, तो 11x में भी मैंने 11 का भाग दे दिया, 88 में भी क्या किया, 11 का भाग दे दिया, और 0 में किसी का भाग दो, 0 हो जाएगा। तो देखो यहाँ 11 से 11 कट जाएंगे, यहाँ 11 से 11 8 88 हो जाएंगे। तो देखो ऊपर x बचेगा, माइनस यहाँ 8y बचा, बराबर क्या हो गया आपके 0। इसको नाम दे दी समीकरण 1। अब उसने फिर अपने को क्या कहा था कि एक 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग 9 है, मतलब दोनों अंकों को अगर जोड़ते हैं तो उनका अंकों का योग 9 है। क्या कहा था उसने, शुरू में ही कहा था कि एक 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग 9 है, मतलब इकाई का अंक और दहाई का अंक दोनों का जोड़ 9 है, यानी कि x प्लस वाई बराबर कितना है, बोलो 9 है। ये भी उसने अपने को दिया है, तो इसको तो नाम दे दी समीकरण 2, और इसको नाम दे दी समीकरण 1। अब देखो 1 और 2 को देखो, दोनों में x अकेला है, इसमें क्या है बोलो, चर राशि x का गुणांक अकेला है। अपन यहाँ अब की बार अपन पहले प्रतिस्थापन विधि कर चुके हैं, अब विलोपन विधि से कर लेते हैं इन दोनों समीकरणों को हल। अथवा वाले सवाल के ऊपर वाले में अपन ने जो है प्रतिस्थापन लगाए थे, यहाँ विलोपन लगा देते हैं, एक चर का विलोपन कर लेते हैं। एक चर का विलोपन करूंगा तो देखो यहाँ प्लस का x है, यहाँ भी प्लस का x है, बस आप चाहो 2 में से 1 को घटा दो या 1 में से 2 को घटा लो, आंसर आ जाएंगे आपके। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, 2 में से 1 को घटा रहा हूँ, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा रहा हूँ। चलो समीकरण 2 तो क्या है बोलो, x प्लस वाई बराबर 9, और आपकी देखो एक क्या है, x माइनस 8y बराबर 0, x माइनस 8y बराबर 0। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, देखो 2 में से 1 को घटा रहा हूं, 1 को घटा रहे हैं अपन, जब 1 को घटा रहे हैं यहाँ पर तो 1 के चिन्ह बदल जाएंगे, ये प्लस का था तो माइनस का हो जाए, ये माइनस का था तो प्लस का, 0 क्या तो प्लस का और क्या माइनस का होगा, इसको तो छोड़ो। तो देखो ये प्लस का x, ये माइनस का x, इससे ये घट गया, और यहाँ देखो ये भी ये चिन्ह चेंज किया, अब ये ध्यान रखना है, ये प्लस का 8y और प्लस का 1y, 8 और 1 9y हो गया है, तो दोनों ही प्लस के जुड़ गए, और यहाँ 9 में 0 जोड़ो कि घटा और 9 ही रहेगा, तो ये 9 देखो 9y है, 9 गुणा में इधर जाएगा तो 9 के बटे में चला जाएगा, यानी कि 9 बटे 9 हो जाएगा, 9 से काटेंगे 9 एकम 9 हो जाएगा। तो आपके y का मान कितना आ गया बोलो, 1 आ गया, y का मान तो आपके पास 1 आ गया। चलो समीकरण 2 में या 1 में किसी में भी मान रख दो आप, y का तो x का भी आ जाएगा। ठीक है, कोई इसमें भी रखो जो आपको सरल लगे, उत्तर वो का वही आएगा। तो चलो अपन समीकरण 1 में ही रख देते हैं, चाहो 2 में रखोगे, 2 में बहुत सरल है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, किसी भी समीकरण में रख के निकाल सकते हो। तो अपन चलो समीकरण 2 में रख देते हैं, समीकरण 2 में y का मान, y का मान रखने पर y की जगह 1 लिख दूंगा, इस y की जगह 1 लिख दूंगा, तो क्या लिखूंगा, x प्लस 1 बराबर 9 हो जाएगा। x बराबर ये 9 तो इधर है, प्लस का 1 इधर आएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, और 9 में से 1 घट जाएगा, 8 हो जाएगा आपके। तो ये x का मान आ गया आपके 8, और देखो y का मान कितना आया आपके 1। ठीक है, तो देखो दोनों अंकों का योग 9 भी हो रहा है, उसने कहा था कि एक 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग 9 है, तो देखो इकाई का अंक तो x आ गया, दहाई का अंक y आ गया, दोनों अंकों का योग 8 और 1 9 भी हो रहा है। ठीक है, उसने संख्या पूछी थी, तो चाहो संख्या में अपन मान निकाल रख कर भी निकाल सकते हैं। तो अतः संख्या देखो
अगर आप संख्या से डायरेक्ट संख्या भी निकाल सकते हो और डायरेक्ट चाहो तो देखो इकाई का अंक लिख दो फिर दहाई का अंक लिख दो तो क्या आ जाएगी आपकी संख्या आ जाएगी। पहले इकाई का अंक लिखाएगा फिर दहाई का अंक लिखाएगा और इकाई का अंक अपन ने क्या माना था बोलो एक्स माना था और एक्स का मान पहले लिखेंगे। बोलो इकाई का अंक अपने एक्स था तो इकाई का अंक लिख दिया। फिर दहाई का अंक लिखेंगे दहाई का अंक क्या है बोलो वाई माना था और वाई का मान एक आया तो आपकी संख्या क्या हो जाएगी 18 होगी। संख्या क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों 18 हो जाएगी। मेरे लाडलों मेरे दुलारों मेरे राम दुलारों राम दुलारियों। चलो देखो प्यारे बच्चों ठीक है आपके जो है वार्षिक परीक्षा का 2024 का पेपर चल रहा है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है 2026 की वार्षिक परीक्षा के लिए। आपको जो बहुत अच्छे से याद करना है इसको कोई भी समस्या है कमेंट में जरूर लिखिए। ठीक है मैंने आपको राम दुलारे और राम दुलारियां कहा है अगर आप तक आवाज आई हो आपने सुना हो बहरे ना हो तो कमेंट में जरूर लिखिए हाँ सर आई। ठीक है कोई भी समस्या आ रही है तो अपन 2024 का पेपर हल करने के बाद वापस प्रश्नावली हल करेंगे। तो आप जो है कमेंट में लिख सकते हो कि सर कौन सी प्रश्नावली बताओ आप हमें ये बताओ हमारे ये कठिन लगती है। ठीक है मैं आपको त्रिकोणमिति 8 प्रश्नावली कर चुका हूँ 8 के बाद में 9 वाली चल रहेगी अब आपकी। ठीक है तो अब मैं 9 वाली चलाने वाला हूँ आप कहोगे दूसरी बता दूंगा। तो अतः संख्या आपकी क्या आ गई 18 यहाँ से भी 18 आ जाएगी और यहाँ भी देखो आप एक्स वाई का मान रखोगे तो 18 ही आएगा। एक्स का मान यहाँ 8 रख दोगे और यहाँ वाई का मान 1 लिखोगे तो 10 का गुना 1 में होगा 10 से हम 10। ठीक है यहाँ से अगर आप हल करोगे ना तो देखो 10 तो ऐसे लिख दूंगा और देखो वाई का मान कितना निकाला 1 तो यहाँ 1 लिखेंगे प्लस एक्स का मान कितना है बोलो 8 तो यहाँ गुणा करेंगे 10 से कम 10 प्लस 8 10 और 8 कितना हो जाएगा 18। यहाँ से भी आपके यही आएगी अगर इसमें मान रखोगे ना तो भी यही आएगी आपके ध्यान रखना। ठीक है तो आप जो है ऐसे ही डायरेक्ट ही लिख देना और क्या अतः संख्या क्या हो जाएगी इकाई का अंक लिख देंगे फिर दहाई का तो 18 होगी। और देखो गलत तो नहीं है कहीं उसने क्या कहा था एक 2 अंक वाली संख्या के अंकों का योग 9 है मतलब इकाई और दहाई के अंक को जोड़े तो 9 है। तो देखो इकाई का तो ये 8 है और दहाई का 1 है तो 8 और 1 9 हो रहा है दोनों अंकों का योग भी 9 हो रहा है। चलो अब अपन जो है 22वां क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है आप जो है उतारना चाहो उतार सकते हो स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले सकते हो वीडियो को रोक कर भी उतार सकते हो। चलो देखते देखे आप प्रश्न किताब से भी उतार सकते हो। यहाँ अगर आपको दिखने में थोड़ा भद्दा दिखता है तो आप चाहो तो अगले दिन से मैं जो है थोड़ा इसमें जो है फेयर एंड लवली का प्रयोग भी कर लूंगा थोड़ा चमकने लग जाएगा तो आपको अच्छा साफ दिखेगा। ठीक है चलो देखते हैं यहाँ पर 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। ये तो हो गया सॉरी आपके देखो ये 22वां प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। सारे के सारे 2024 वाले प्रश्न तो महत्वपूर्ण ही होते हैं ध्यान रखना क्योंकि 26 में आने के 1 साल का गैप हो गया 25 वाले जो पेपर के सवाल कम आते हैं 24 वाले ज्यादा आएंगे 25 वाले कम आएंगे 26 में क्योंकि एक ही साल का अंतर रहता है। तो चलो देखो दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है ऐसा कह रहा है वो क्या कहा उसने कि दवा का एक कैप्सूल जो है बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक अर्ध गोला है। जिसके दोनों सिरों पर क्या कह रहा है एक अर्ध गोला है लगा हुआ है। तो पूरे कैप्सूल की लंबाई दे दी उसने 14 मिलीमीटर है और उसका व्यास 5 मिलीमीटर है तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है भाई। बहुत ही सरल सा प्रश्न है अब मैं इसको मिनिमाइज कर रहा हूँ छोटा कर रहा हूँ। ठीक है आपको अगर मान लो समझ में नहीं आता तो पहले प्रश्न उतार लिया करो फिर आगे वीडियो को चला लो। ठीक है तो क्योंकि मैं इसको फिर बाद में हटा देता हूँ क्योंकि यहाँ पर जगह वो चाहिए प्रश्नों को हल करने के लिए। तो वो क्या कह रहा है कि दवा का जो एक कैप्सूल है एक बेलन के आकार का है तो चलो अपन पहले क्या करते हैं कैप्सूल बना लेते हैं। 4 नंबर के अंकों के प्रश्न चल रहे 22वां और 23वां दोनों 4 प्रश्न आएंगे अथवा का वाले भी प्रश्न मिलाएं तो ये अपन ने क्या किया दवा का एक कैप्सूल बना लिया बेलन जैसा बना लिया साफ। ये अपन ने क्या किया दवा का एक कैप्सूल बना लिया बेलन जैसा और इसके दोनों सिरे क्या कह रहा है वो अर्ध गोले है। आधा गोला इधर है आधा गोला इधर है सर एक गोला हो गया तो ये आपके दवा का एक कैप्सूल हो गया। ठीक है जिसके दोनों सिरे क्या है अर्ध गोले आधे गोले आधे आधे गोले से बना हुए भाई अर्ध गोले तो आधा गोला ये आधा गोला एक गोला तो ये हो गया सब। अब वो क्या कह रहा है इस कैप्सूल की लंबाई जो दे रहा है वो 14 मिलीमीटर है ऐसा कहा उसने
इस कैप्सूल की जो लंबाई है वो कितनी है, बोलो 14 मिलीमीटर है। इस कैप्सूल की जो लंबाई है वो क्या कह रहा है कि 14 मिलीमीटर है। इस कैप्सूल की जो लंबाई है वो 14 मिलीमीटर दे रहा है, वो 14 मिलीमीटर इसकी क्या है, लंबाई है। और क्या करा कहा उसने कि इसका व्यास 5 मिलीमीटर है। तो देखो ये इसका व्यास हो जाएगा, ठीक है। कौन सा वाला, ये इसका व्यास हो जाएगा यहां से यहां तक, ये इसका व्यास हो जाएगा। और ये दे रखा है इसने 5 मिलीमीटर। तो देखो व्यास से अपन त्रिज्या निकाल लेंगे। इस बेलनाकार भाग की भी यही रहेगी और अर्धगोले की भी यही रहेगी, इसका व्यास का आधा से त्रिज्या हो जाएगी, ठीक है। तो त्रिज्या निकाल लिख देते अपन। देखो 22वें प्रश्न में चल रहे हैं अपन। त्रिज्या आर का जो मान रहेगा वो आपके 5/2 मिलीमीटर आ गया। 5 में अगर 2 का भाग लगाओगे 2.5 मिलीमीटर आ जाएगा। आपको ये जरूरत पड़ेगी तो ये लिख लेंगे, ये जरूरत पड़ेगी तो ये लिख लेंगे, मिलीमीटर हो गया। और देखो बेलनाकार भाग की अपन लंबाई भी निकाल लेते हैं। उसने क्या कहा, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है उसने, ठीक है। अपने को क्या करना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे जो कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, ध्यान रखना है इस बेलन का। तो इससे अपन क्या कर लेते, पहले बेलन की ऊंचाई निकाल लेते हैं। देखो बेलन की ऊंचाई यहाँ इतनी सी होगी, बस ये यहाँ से यहाँ तक ही बेलन की ऊंचाई रहेगी। तो इन दोनों अर्धगोलों की त्रिज्या घटा देंगे यहाँ से यहाँ तक, ये वाली त्रिज्या और ये वाली त्रिज्या क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो केवल क्या हो जाएगी, बोलो बेलन की ऊंचाई हो जाएगी। और ये भी इसका व्यास का आधा होगा, ये भी व्यास का आधा त्रिज्या। और देखो एक त्रिज्या ये और एक त्रिज्या ये, पूरा एक व्यास हो गया। ये भी तो एक व्यास घटा दो, इससे दोनों को घटाएंगे तो क्या आ जाए, बेलनाकार भाग की ऊंचाई आ जाएगी, ठीक है ना। बेलनाकार भाग की ऊंचाई आ जाएगी आपके। तो बेलनाकार भाग की ऊंचाई निकालने के लिए एक त्रिज्या तो ये और एक त्रिज्या ये, दो त्रिज्या हो गई, त्रिज्या का डबल हो गया। और त्रिज्या का डबल व्यास होता है। और व्यास उसने कितना दिया था, 5 मिलीमीटर। तो टोटल 14 में से 5 घटा देंगे तो ये बेलन की ऊंचाई आ जाएगी। टोटल 14 मिलीमीटर था, इसमें से 5 मिलीमीटर कम कर दिया तो बेलनाकार भाग की ऊंचाई आ जाएगी। क्योंकि ये भी त्रिज्या होगी, ये भी त्रिज्या, एक त्रिज्या और एक त्रिज्या, दो त्रिज्या हो गई, अर्थात त्रिज्या का डबल हो गया। त्रिज्या का डबल तो व्यास होता है। तो व्यास आपके क्या हो रहा है, बोलो 5 था तो 5 घटा देंगे, इस टोटल लंबाई में से 5 घटा दूंगा तो इस बेलनाकार भाग की ऊंचाई आ जाएगी। तो 9 मिलीमीटर आ गई आपके ये। 14 में से 5 घटाए अपन ने तो 9 मिलीमीटर आ गई ये इसकी, ठीक है ना। 9 मिलीमीटर इसकी त्रिज्या आ गई 2.5 और ऊंचाई आ गई 9 मिलीमीटर। तो दवा के कैप्सूल का वो क्या कह रहा है, दवा के कैप्सूल का इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलो दवा के कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख देते हैं। दवा के कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, देखो एक तो ये बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में दोनों आधो गोलों का और जोड़ दे। पृष्ठीय क्षेत्रफल का अर्थ है कि इसको अगर कपड़े से ढकेंगे तो कपड़ा कितना लगेगा, वो इसके पृष्ठ पृष्ठ की बात कर रहा है। तो दो तो आधे गोले, तो एक गोला हो गया, आधा गोला इधर का और आधा गोला इधर का, एक गोला तो ये हो गया। और ये बेलन का क्या हो जाएगा, वक्र पृष्ठ। और दो दो गोले मिलाए और एक गोला हुआ, तो एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 4πr² होगा, तो ये इसका हो गया। और बेलन का वक्रपृष्ठीय लेंगे क्षेत्रफल तो 2πr(h) हो जाएगा। चाहो तो 2πr दोनों में से कॉमन भी ले सकते हो आप। 2πr दोनों में से कॉमन ले लिया, 2πr कॉमन लिया, देखो 4 में से 2 गया, 2 बच जाएगा। पाई कॉमन गया r² में से, एक r कॉमन गया, एक r बच जाएगा। यहां से 2πr कॉमन गया तो क्या बचेगा, h। ये दो तो ऐसे लिख दिया। पाई का मान 22/7 होता है। आप चाहो तो ये लिख दो, 3.14 भी लिख सकते हो। आर का मान देखो 5/2 है। आर का मान कितना है, 5/2। ये दो तो ऐसे लिख दिया। फिर इस आर का मान भी क्या है, देखो 5/2 या 2.5 कुछ भी लिख सकते हो, ये लिख दिया प्लस। देखो एच का मान, आपके एच का मान कितना है, 9, ये लिखा 9, ठीक है। चलो देखो अब यहाँ पर जो कट रहे हैं उनको काट देते हैं अपन। ये 2, ये 22/7, ये 5/2
और ये क्या आ रहा, 2 × 5/2 + 9। तो इनको देखो 2 से 2 कट गया, यहाँ से भी इस 2 से ये 2 कटा, तो देखो यहाँ क्या बचा, 22/7। और ये 5 बचा, और देखो 9 में 5 जोड़ेंगे तो 14 ये हो गए। 7 से काटा, 7 दूनी 14। और देखो 5 का गुणा 2 में करूंगा, 5 दूना 10, 10 का गुणा 22 में करेंगे, 22 धाम 220। ठीक है, आपके क्या आ जाएगा, मिलीमीटर वर्ग। ठीक है, ये आपके क्या आ जाएगा, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ऐसा कहा था। तो ये आपके क्या आ जाएगा, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अतः पृष्ठीय क्षेत्रफल, अतः कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आया आपके, 220 मिलीमीटर वर्ग आ गया होगा। बहुत ही सरल सा प्रश्न था। चलो अब अपन अगला देखते हैं। ठीक है, कमलदान वाला, ये देखो बहुत ही अच्छा है, कमलदान है। ठीक है, पेन रखने का जो है कलमदान है, कमलदान नहीं है, क्या है, कलमदान है। ठीक है, कलम की याद आ गई भाई, कमल की याद आ गई है ना, कलमदान है। चलो कलमदान को देखते हो, बोल रहा है कलमदान है, कलम रखने का दान है। कलम बोले तो पेन, पेन रखने का दान है। आपने देखा हो प्रिंसिपल सर के और हेड मास्टर की जो टेबल होती है, उसमें पेन जो है इस प्रकार से लगे होते हैं, उसको कहते हैं, जिसमें लगे होते हैं लकड़ी के टुकड़े में या प्लास्टिक के टुकड़े में, उसको कहते हैं कलमदान। ठीक है, तो ये कलमदान है, जिसमें वो क्या कह रहा है कि दवा, ये आपके जो कलमदान है, एक कलमदान घनाभ के आकार की है, ये एक लकड़ी से बना हुआ है। एक कलमदान क्या हुआ बोलो, घनाभ के आकार की लकड़ी से बना है, मतलब घनाभ के जैसा बना हुआ है। और उसमें क्या कर रहा है, कह रहा है जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे हैं। चलो मैं आपको पढ़ने के लिए यहाँ पर जूम कर देता हूँ एक बार, चाहे तो अच्छा है। ये तो प्रश्नावली में भी निकाल सकते हो, लिख सकते हो। ठीक है, पे आप जो है मोबाइल को हॉरिजॉन्टल मोड में रखकर उसको भी थोड़ा जूम कर सकते हो। ठीक है ना, चलो। तो एक कलमदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना हुआ है, जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे हैं। कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे हैं। घनाभ की विमाएं दे दी। ठीक है, टोटल घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी, देखो 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या दे दी 5.5 सेंटीमीटर और गहराई दे दी 1.4 सेंटीमीटर। तो कलमदान में लकड़ी का आयतन कितना होगा। अरे भाई, लकड़ी का आयतन निकालने के लिए अपन क्या करें, बोलो 4 गड्ढों का आयतन घटा देंगे तो लकड़ी का आयतन आ जाएगा। उसने क्या, कलमदान में लकड़ी का आयतन पूछा है। 22वें का अथवा वाला प्रश्न है आपकी, क्या कह रहा हो, कलमदान में, कलमदान में लकड़ी का आयतन पूछ रहा है साहब। लकड़ी का आयतन, लकड़ी का आयतन पूछ रहा है कि लकड़ी का आयतन कितना होगा साहब। टोटल घनाभ में से लकड़ी आपके घटा देंगे साहब, जो गड्ढे है गड्ढे को घटा दो। या आपके कलमदान है साहब, घनाभ के जैसा कलमदान है ये, ऐसा कह रहा हूं। और इसमें 4 गड्ढे हैं, देखो 1 2 3 और ये 4 गड्ढे हैं। शंकुआकार है, शंकु जैसे 4 गड्ढे हैं इसमें। ये शंकु के जैसे 4 गड्ढे हैं साहब। ये शंकुआकार 4 गड्ढे पेन रखने के लिए, शंकुआकार 4 गड्ढे हैं आपके पेन रखने के लिए। ये आपके इस प्रकार से शंक्वाकार एक कलम, घनाभ के आकार का कलमदान है, जिसमें 4 गड्ढे हैं। और वो बोल रहा है प्रत्येक गड्ढे की जो त्रिज्या है, ये जो गड्ढा है इसकी प्रत्येक गड्ढे की जो त्रिज्या है उसका मान दे रहा है वो 0.5 सेंटीमीटर। और वो क्या कह रहा है, गड्ढे की गहराई दे रहा है। गहराई बोले तो ऊंचाई कितनी दे रहा है वो गड्ढे की, केवल ध्यान रखना गड्ढे की बात चल रही है, वो 1.4 सेंटीमीटर है। तो बोल रहा है कलमदान का आयतन ज्ञात कीजिए। भाई पूरे आयतन में से 4 गड्ढों का आयतन घटा दो तो सिंपल सी बात है, क्या आ जाएगा, लकड़ी का आयतन आ जाएगा। ठीक है, तो देखो आर का मान दिया इसने 0.5 सेंटीमीटर, गड्ढे की त्रिज्या। और फिर गड्ढे की गहराई दे दी उसने 1.4 सेंटीमीटर।
तो डायरेक्ट लिख दिया अपन ने कलम दान में लकड़ी का आयतन, लड़की का आयतन लिख दिया यार मैंने यहाँ पर, जब किया मैंने, लकड़ी का आयतन, कलम दान में लकड़ी का आयतन, है ना। मैंने यहाँ पर जो है लकड़ी की जगह लड़की लिख दिया था, मेरे दौरे पड़ गए थे हाँ, दौरे पड़ गए थे मेरे, तो मैंने लिख दिया। चलो अब भी चाहूंगा मेरे प्यारे दोस्तों। चलो, कलमदान में लकड़ी का आयतन पूछा उसने, तो अपन क्या करेंगे बोलो, कलमदान टोटल कलमदान के आयतन में से 4 गड्ढों का आयतन घटा देंगे, तो क्या हो जाएगा, संपूर्ण कलमदान का आयतन, संपूर्ण, ठीक है, संपूर्ण कलमदान का आयतन, संपूर्ण कलमदान का आयतन, इसमें से क्या करेंगे, 4 गड्ढों का आयतन, 4 शंक्वाकार, आपके क्या आ जाएगा, 4 शंक्वाकार गड्ढों का आयतन, 4 शंक्वाकार गड्ढों का आयतन घटा देंगे संपूर्ण कलमदान के आयतन में से। और देखो कलमदान का आयतन तो दे रखा, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई आयतन ही होता है, जो कि 15 गुना 10 गुना 3.5 दे दिया इसने, 15 सेंटीमीटर गुना 10 सेंटीमीटर गुना 3.5 सेंटीमीटर में दिया। ये भी सेंटीमीटर में भी चाहिए, ये इसमें ही चाहिए था क्योंकि वो भी सेंटीमीटर में दे रखा है। अब इसमें से देखो 4 शंक्वाकार गड्ढों का आयतन घटाना है। शंक्वाकार गड्ढों का आयतन यानी कि शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर वर्ग एच, जो बेलन का होता है उसका 1/3। लेकिन ये 4 गड्ढों का चाहिए, ये 1 गड्ढे का है, 4 गड्ढों का चाहिए, 4 का गुना कर दिया साहब अपन। चलो अपन निकालते हैं। अब ये अपन ने क्या किया, 15 ऐसे लिख दिया, 10 भी ऐसे लिखा, 3.5 भी ऐसे लिखा, माइनस ये 4 गुणा 1/3, पाई का मान 3.14 लिख देते, चाहो तो 22/7 भी लिख सकते हो आप। और आर का मान 0.5 दे रखा है, देखो इसने 0.5 लिख दिया है ना। देखो 1.4 दे रखा है, ये लिख देते अपन, पाई का मान भी 22/7 कट जाएगा यहाँ पर, ठीक है, बहुत ही सरल रहेगा। देखो 1/3 ऐसे ही, पाई का मान 22/7 लिख दिया, आर का मान 0.5 है तो लिख दिया वर्ग है वर्ग, और एच का मान देखो 1.4 है तो 1.4 लिखा है। चलो देखो देखे आगे देखते देखे, यहाँ क्या करता हूं मैं, 3 लघुत्तम ले लूंगा, 3 कटेंगे नहीं, तो देखो 3 इसके बटे में इसके बटे में नहीं, यहाँ तो इधर गुना हो जाएगा, ध्यान रखना। तो ये 3 लघुत्तम ले लिया मैंने, 3 का इधर गुना हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ देखो 7 से तो ये कट जाएगा आपकी, 7 से तो अपन क्या करेंगे, 1.4 को काटेंगे, देखो 7 से काटेंगे ना अपन, तो 7 दूनी 14, 2 हो जाएगा आपके यहाँ पर। लेकिन ये 3 बच जाएगा अभी आपके, 3 कटेगा नहीं, ध्यान रखना। तो 3 का लघुत्तम लूंगा तो इसका गुणा इधर करना पड़ेगा। देखो 3 का गुणा 15 में करेंगे, 15 × 45 हो गया है तो, और इसका 3.5 में और गुणा करेंगे तो देखो 1 जीरो हटाएंगे, 1 दशमलव भी हटा देंगे तो ये तो 35 हो जाए, 35 में गुणा कर देते अपन 45 का। तो 55 25 के 5 हासिल 2, 5 × 15 और 2 17, 4 5 20 की 0 हासिल 2, 4 × 12 13 14 हो गया। ये कितना आया 5, ये आ गया 7, 4 और 1 5 और ये 1, तो कितना आ गया आपके 1575 माइनस, ठीक है, 5 का गुणा 5 25 के 5 हासिल 2, 5 × 15 16 17 की 7 17 17 आ जाएगा, है ना। फिर 4 से किया, 4 5 20 की 0 हासिल 2, 4 × 12 और 2 हासिल के थे 14 हो गया, ठीक है। तो यहाँ अपन ने देखो इसका गुणा किया तो कितना आया 1575, लिख दिया, चलो अपन ने 1575 लिख दिया। फिर देखो ये माइनस, यहाँ देखो 22 का गुणा चाहो तो इसमें कर लो, 22 चौक 88 तो ये हो गया आपके, 22 का गुणा 4 में किया, 22 चौक 88, और देखो 5 का वर्ग 25 होता है तो ये 25 लिख दिया,
लेकिन देखो 0.5 का वर्ग था तो 2 अंक बाद दशमलव लगेगी, ये हो जाएगा। और देखो 25 आठे 200 की शून्य हासिल 20, फिर 25 आठे 200 हो जाएगा, 200 में 20 हासिल के जोड़ोगे 220 हो जाएगा। ठीक है, ये 2 अंक बाद दशमलव हटाओगे तो कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। इसका मान कितना आ जाएगा आपके 22। चलो अब इसमें से इसको घटाएंगे, 3 का भाग लगा देंगे, इधर 5 में से 2 जाएंगे 3, 7 में से 2 जाएंगे 5 और ये 15 बटे 3 आ रहा। अब 3 का इसमें भाग लगाएंगे, देखो अपना आंसर कंप्लीट हो जाएंगे, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न आ जाएगा। कितना आ रहा है देखो, 1553 में 3 का भाग लगाया, तीनों पांचों 15 की 15 आ जाएगी, तीनों पांचों 15, 15 में से 15 घटा 0, ऊपर से उतारा 5, 3 एकम 3, 2 बच्चे ऊपर से उतारा 3, 3 छंग 18, तीनों 7 तो 21, 2 बच्चे दशमलव आया, दशमलव लगाएंगे क्योंकि 2 छोटा है भाग नहीं जाएगा, 3 छंग 18, 2 बचेंगे, फिर जीरो लाए, 3 छंग 18, 3 छंग 18 जाते जाएंगे, 3 छंग 18, 3 छंग 18 जाते जाएंगे, तो इसको अगर हटाऊंगा तो मैं इधर एक बढ़ा लूंगा तो क्या आ जाएगा, देखो हटाई गई संख्या अगर 5 से बड़ी होती तो इधर एक बढ़ा देंगे तो 7 हो जाएगा या 6 7, तो क्या आएगा 517.67। आपके देखो ये आयतन है तो घन सेंटीमीटर हो जाएगा, इसका आयतन क्या हो जाए 517.67 घन सेंटीमीटर, ये आंसर आ गया आपके कलमदान में लकड़ी का आयतन। अतः अतः कलमदान में लकड़ी का आयतन कितना आ रहा है, देखो 517.67 घन सेंटीमीटर होगा। घन सेंटीमीटर होगा, ये आपके आंसर आ गया, आप उतार सकते हो। 23वां चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन अथवा वाले भी देखेंगे। ठीक है, 23वां क्वेश्चन है आपके, देखो बहुत ही प्यारा। देखो ये सारणी माध्य व्यय पूछा है। ठीक है, उपयुक्त विधि द्वारा माध्य व्यय ज्ञात कीजिए, आपकी इच्छा हो जो विधि लगा सकते हो। चलो उपयुक्त विधि द्वारा माध्य व्यय ज्ञात कीजिए। चलो ये आपके सवाल दे दिया इसने, माध्य व्यय पूछा है, यानी कि माध्य ज्ञात करना, 25 परिवार दे दिए। चलो अपन अगला सवाल देखते, बहुत ही सरल है। दैनिक व्यय दे दिया इसने, देखो आपके दैनिक व्यय, दैनिक व्यय रुपयों में कितना दिया है, 100 से 150, फिर दिया है 150 से 200, 50 50 का अंतर है, फिर 200 से 250, फिर 250 से 300, फिर 300 से दिया 350। ठीक है, फिर देखो इधर यहाँ पर दिया है इसने परिवारों की संख्या, परिवारों की संख्या। ठीक है, परिवारों की संख्या देखो 4 5 12 2 और 2। ठीक है, ये आपके सवाल मैंने लिख दिया, माध्य व्यय पूछा है, माध्य निकालना है भाई इसका, तो माध्य व्यय पूछा भाई, माध्य निकालेंगे, इसको अपन क्या मान लेंगे बोलो, ये आपके ये क्या है, एफ आई है, अपन क्या निकाल ले, एक्स आई निकालेंगे। एक्स आई क्या होगा बोलो, इन दोनों के बीच में होगा। वैसे भी देखो 100 और 150 के बीच में 125 होता है, चाहो तो डायरेक्ट लिख दो 125। ठीक है, 100 और 150 के बीच में क्या होगा, 125। फिर देखो 150 और 200 के बीच में क्या आ जाएगा, 175 आ जाएगा। फिर देखो 200 और 250 के बीच में 225। फिर देखो 250 और 300 के बीच में, 250 और 300 के बीच में आपके 275। फिर देखो 300 और 350 के बीच में 325।
और वैसे भी देखो इससे ये 50 ज्यादा, इससे ये 50 ज्यादा हो जाए, इससे 50 ज्यादा हो जाए, इससे 50, तो 25 से कम 25, 25 दूना 50, 25 तिया 75, 25 चौक 100, 25 पंजे 125, 25 छंग 150, 25 सात 175, 25 आठे 200, 25 नंबर 225, 50 50 बढ़ा के लिख दो आप चाहो तो। या फिर क्या करना है, देखो इन दोनों को जोड़कर 2 का भाग दोगे ये आ जाएगा, इन दोनों को जोड़कर 2 का भाग दोगे ये आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग दोगे ये आ जाएगा, इन दोनों को जोड़कर 2 का भाग दोगे ये आ जाएगा, इन दोनों को जोड़कर 2 का भाग दोगे ये आ जाएगा, ये एक्स आई आ गया। फिर आता है आपके देखो टी आई, ये होता है एक्स आई माइनस ए। ठीक है, क्या होता है डी आई आता है आपके एक्स आई माइनस ए। ठीक है, ये आपके क्या आ जाएगा डी आई एक्स आई माइनस ए क्या मानते बीच वाला मान, इन दोनों के बीच वाला मान मान लो। एक्स आई माइनस ए बटे एच भी करते हैं, बहुत ही सरल विधि है, एक्स आई माइनस ए बटे एच वाली विधि। बटे में क्या आ जाएगा आपके एच, एक्स आई माइनस ए बटे एच वाली विधि। ठीक है, इसको करते हैं पग विचलन विधि से, बहुत ही सरल विधि, सबसे प्यारी विधि यही है, एक्स आई माइनस ए बटे एच से कर लो। तो देखो ए का मान तो ये मान लिया, तो यहाँ कितना हो जाएगा आपके 225 हो जाएगा, डायरेक्ट ये लिखेंगे अपन। ठीक है, क्या आएगी यू आई, क्या आएगी एक्स आई माइनस ए बटे एच। तो देखो ए का मान अपन ने क्या माना अभी हाल, देखो ए का मान 225। ठीक है, ए का मान कितना आ गया आपके 225, तो इसकी जगह तो अपन 225 लिख देंगे, ए का मान 225 आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा आपके 225 आ जाएगा, ए की जगह 225। दो सौ पच्चीस। और देखो एच का मान, अगर एच का मान लिखेंगे ना अपन, तो एच का मान इनका अंतर होता है। ठीक है, इनका क्या होता है बोलो, अंतर होता है, मतलब 150 में से 100 घटाओ तो भी 50 आ रहा है, 200 में से 150 घटाओ तो भी 50 आ रहा है, तो 50 हो जाएगा। इसका मान क्या आ रहा है, 50 का भाग देना है साहब, ये 50 लिख दिया अपन। ठीक है, ये आ गया आपके मान, इसका मान ही आ गया एक्स आई माइनस ए बटे 50, एक्स आई माइनस ए बटे 50, ए का मान 225, 50 क्या है इनका अंतर आ गया आपके 50 लिख दिया। देखो ये एक्स आई का मान, देखो यहां रखोगे ना आप, यहां पर तो देखो ये एक्स आई का मान भी 225, और ये भी कितना 225 बटे कितना आ रहा 50। देखो 225 में 225 घटे 0 बटे 50, मतलब क्या आ जाए 0, यहाँ तो 0 आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा। अब यहाँ देखो, यहाँ एक्स आई का मान कितना आएगा, एक्स आई का मान 275 माइनस 225 बटे में कितना आ रहा है 50, 275 में से 225 घटेंगे तो 50 बटे 50, 50 से कम 50 सर, 0 आया, फिर 1 आया, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, क्लियर है, क्या आ जाएगा 0 1 2, इधर देखो -1 -2 आ जाएंगे। ठीक है, ऐसे आएगा। अगर अगला करोगे ना, देखो 325, यहाँ क्या आ जाए 325 माइनस 225 बटे क्या आ रहा है 50, देखो 25 में से 25 घटा 0, 3 में से 2 घटा 1 बटे 50, 50 दूना 100, देखो 2 आ गया, 0 आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, 0 1 2, इधर देखो 0 से कम करोगे तो -1 -2 आ जाएगा, बहुत ही सरल रहेगा। अब आप क्या करो, इन दोनों माइनस वाली राशियों को, अब आपके यहाँ आएगा एक्स आई माइनस यू आई। ठीक है, आपके एफ आई इंटू यू आई आएगा। चलो देखो अब आगे हल करते हैं इसको। यहाँ का जो कॉलम आएगा आपके, चलो ये अगला कॉलम आ जाएगा आपके यहाँ पर, क्या आएगा एफ आई इंटू यू आई।
अरे भाई एफ आई और यू आई का गुणा, ये एफ आई है देखो, ये यू आई, इन दोनों का गुणा, धन ऋण ऋण, देखो 4 दूना 8, क्या गुणा करे, धन ऋण ऋण, 5 का गुणा 1 में करूंगा 5 एकम 5, देखो 12 गुणा 0 में करें 0, फिर 2 का गुणा 1 में किया 2 एकम 2, 2 का गुणा 2 में करूंगा 2 दूनी 4। अब यहाँ देखो ये दोनों माइनस के जुड़ जाएंगे, 8 और 8 16, माइनस के 16, और ये दोनों प्लस के जुड़ जाएंगे, 4 और 2 6। तो देखो इन सबका जोड़ करूंगा ना मैं, तो इनके सामने सिग्मा लगा देंगे, क्योंकि सिग्मा भी जोड़ को ही प्रदर्शित करता है, एफ आई और यू आई के गुणा का योग। तो देखो जोड़ने की तो कह रहा हूं, लेकिन ये तो ऋण का और ये धन का घट जाएगा, तो -16 में से +6 घटेंगे तो -10 बचेंगे। यहाँ माइनस की बड़ी संख्या थी, इसलिए -10 बच गई। और देखो ये 25 परिवार थे, तो इन सबका जोड़ 25 ही आएगा, सिग्मा एफ आई का मान कितना आएगा, 25। 25 परिवार इसने बोला था, तो दोनों का मान आ गया। ये कौन सी उपयुक्त विधि है, बोलो, पग विचलन विधि। तो इससे अपन माध्य कैसे निकालते हैं, एक्स आई बराबर ए प्लस, इसमें इसका भाग दे दो, सिग्मा एफ आई इंटू यू आई बटे सिग्मा एफ आई गुणा क्या होता है, बोलो एच। इसमें इसका भाग देना है साहब, इसमें इसका भाग दे दिया, गुणा एच कर दो, और ए बी सी डी का ए पहले लिख दो, जोड़ के लिख दो। ठीक है, ये तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, पग विचलन विधि है, ध्यान रखना, ये स्टेप डेविएशन मेथड। एक्स का बार बराबर, ए का मान तो अपन 225 निकाला था, तो लिख दिया 225 प्लस इसका मान क्या आया, -10, इसका मान देखो ये 25, ये लिख दिया 25, गुणा एच का मान देखो 50 था, 50 लिखा, ये 50 लिख दिया साहब। 20 से देखो 0 से 0 काट दी है ना, और देखो यहाँ 2 से काट देंगे, 2 5 10, तो कितना आया, एक्स बार बराबर ये 225, देखो धन ऋण ऋण, 5 का गुणा 5 में करूंगा 5 25, तो 225 में से 25 घटा 200, 200 आ गया आपके, ये आपके कौन सी विधि से आया, बोलो, पग विचलन विधि। कौन सी मेथड से किया अपन ने, पग विचलन विधि, इस विधि से, उपयुक्त विधि से किया अपन ने। ठीक है, तो ये आपकी ये वाला सवाल आ गया, बहुत ही प्यारा आईएमपी सवाल था, 23वां सवाल था, या आपके 4 नंबर का सवाल आया था। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। देखो इसका पेपर का लास्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें बहुलक पूछा है, तो बहु का लक क्या होता है, इसको देखते, देखिए इसमें आपको जो है बहुलक का जो है बस फार्मूला याद होना चाहिए, कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, बहुलक आप जेड से लिखते हो, और जेड बराबर क्या होता है, बोलो, एल प्लस F1 माइनस F0 बटे 2 F1 माइनस F0 इंटू एच हो जाएगा। इस फार्मूले का अपन प्रयोग करते हैं। चलो अपन आगे चलते हैं, इस फार्मूले के प्रयोग से अपन जो है अगला सवाल हल करेंगे। तो आप जो है आगे देखें इसको, बहुत ही सरल सा प्रश्न है। अपने को बहुलक पूछ रहा है कि इसका बहुलक क्या होगा भाई। चलो बहुलक देखते हैं, बहुत ही प्यारा सा सवाल है, 2024 के पेपर का अंतिम सवाल है। फिर अपन जो है आगे है 9 प्रश्नावली को हल करेंगे उधर भी।
मैंने आपके सारे वीडियो डाल रखे हैं, आप जो है स्टेप बाय स्टेप देखिए। इसको जो महत्वपूर्ण सवाल है उसमें महत्वपूर्ण भी बोल रखा है, तो आप उसको भी कर ले। देखो जीवन काल घंटों में दे दिया उसने, जीवन काल घंटों में दिया है, ये सारणी बनाने की जरूरत नहीं है वैसे आपको, लेकिन मैं यहाँ पर स्पष्ट दिखे इसलिए जो है बना देता हूँ। जीवन काल घंटों में ये दिया उसने 0 से 20, फिर दिया है 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100 और 100 से 120। ठीक है, बहुत ही सरल सा सवाल है, सारणी दे रखी है। फिर दी इसने बारंबारता। ठीक है, बारंबारता क्या देती इसने, देखो 10, 35, 52, 61, 38 और 29। चलो अब अपन जो है क्या निकालना है, बहुलक ज्ञात करना है। बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल घंटों की सूचना देते हैं, तो उपकरणों का बहुलक जीवन काल ज्ञात कीजिए। बिजली बहुलक 225 बिजली उपकरण प्रेक्षित करता है। प्रेक्षित जीवन काल दिया है 225 बिजली उपकरणों के लिए, जीवन काल घंटों में दिया है, इनका लाइफ टाइम दिया है। ठीक है, चलो देखते देखे। तो इसका जो है बहुलक पूछा है, तो देखो यहाँ पर अधिकतम बारंबारता आपके देखो 61 है, तो इसी को कहेंगे अपन बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग किसको, बहुलक वर्ग अंतराल किसको कहेंगे बोलो, 60 से 80 को, क्योंकि अधिकतम बारंबारता ये 61 में आ रहा है। अधिकतम बारंबारता, अधिकतम बारंबारता, अधिकतम बारंबारता 61 है, जो किसमें स्थित है बोलो, 60 से 80 में। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे, बहुलक वर्ग अंतराल, बहुलक वर्ग अंतराल। इसको बहुलक वर्ग का वर्ग अंतराल भी कहेंगे, ध्यान रखना। तो ये बहुलक वर्ग की क्या हो जाएगी, आपके निम्न सीमा, निम्न सीमा। ठीक है, और ये उच्च सीमा, ये आपके बहुलक का जो सूत्र होता है जेड बराबर, बहुलक का जो आपके सूत्र आता है जेड बराबर एल प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H, ये जो फार्मूला आता है। ठीक है, इसमें ये जो एल आ रहा है ये बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है आपके 60, तो अपन ने यहाँ पर क्या लिख दिया 60। फिर आता है आपके बहुलक वर्ग की बारंबारता, बात समझ में आई ना। ये आपके F1 क्या है बोलो, बहुलक वर्ग की बारंबारता। फिर इससे पहले 0 आएगा, एक से पहले बहुलक वर्ग से पहले वर्ग की बारंबारता, फिर एक इससे बाद में आएगा बहुलक वर्ग के बाद के वर्ग की बारंबारता। तो देखो 0 1 2 हो रहा है, सिंपल सी बात है। तो आपके इसका मान हो गया, F1 का मान हो गया आपके 60, और आपके F2 का मान आ गया, देखो कितना आ रहा 38, और F0 का मान आपकी 52 आ गया, F0 का 52 आ गया। H देखो बहुलक वर्ग का वर्ग अंतराल, इन दोनों में से घटा दो साहब, 80 माइनस 60 बराबर कितना आएगा 20। चलो अब सब मान रखोगे आंसर आ जाएगा बहुलक, जेड बराबर आ जाए, एल का मान अपन ने निकाला अभी 60 है, तो ये 60 लिख दिया साहब। बहुलक वर्ग की क्या है, ये निम्न सीमा। चलो प्लस F1 का मान देखो, F1 का मान 60 है, तो F1 की जगह 61 है, सॉरी है ना। देखो F1 का मैंने 60 लिख दिया गलती से, 61 था, शायद मेरे दोहरे पढ़ने लग गए, देखो गोली का असर कम होने लग गया है ना। चलो देखो ना, ये आ गया आपके 61, F1 का मान कितना है 61 है, माइनस F0 का मान देखो, F0 का मान 52 है बटे 2, फिर F1 का मान 61 है, माइनस F0 का 52 ही था, माइनस F2 देखो देखो, F2 का मान कितना है 38, गुणा क्या आ रहा है आपके H का मान कितना आ रहा है देखो 20, ये 20 लिख दिया अपन ने। ठीक है, आप चाहो तो ब्रैकेट भी लगा सकते हो, नहीं भी लगाओ कोई दिक्कत नहीं है इसमें। 60
61 में से 52 घटा देंगे, देखो 52 और 8 60 और एक 61 यानी 9 हो जाएगा। और यहाँ गुणा करेंगे ना, तो देखो 2 एकम 2 तो एक 2 छंग 12, 2 एकम 2 2 छंग 12 माइनस इन दोनों को जोड़कर इसमें से घटाएंगे तो 8 और 2 10 की शून्य हासिल, एक 5 3 8 और एक हासिल का गुणा 11 20। चलो जेड बराबर देखो, देखिए ये 60 तो ऐसे लिख दिया, प्लस भी ऐसे, ये 9 दुनिया 18 180 हो गया है। तो अब यहाँ देखो 2 में से 0 घटेगा 2, इधर 12 में से 9 गया तो 9 3 12। अब देखो इसको 4 से कट रहा है ना, 4 से काट दे, 4 8 32, और इसको काटा देखो 4 चौक 16 और 4 5 20, तो कितना आया जेड बराबर 60 प्लस 45/8। देखो 45 में 8 का भाग लगा दो, 8 5 40, 8 6 48 ज्यादा हो जाएंगे, 8 5 40, 5 बचा, फिर 10 में लगाया 0, 8 8 64 ज्यादा हो जाएंगे, 8 7 56 भी ज्यादा हो रहा है, 8 8 64, 8 5 40, 8 6 48 हो जाएंगे, 2 बचा, फिर 0 लगाएंगे, 8 दूनी 16, फिर 4 बचेगा, 8 5 40, ठीक है, 8 5 40 हो जाएगा, तो कितना आएगा 5.625। तो देखो अपन जेड कितना आ जाएगा आपके बहुलक, यहाँ 5 जुड़ जाएगा तो 5 और ये 6, दशमलव के बाद क्या है 6 2 5, ये आ गया आपके बहुलक इसका। बहुत ही प्यारा सवाल था। जय श्री महाकाल दोस्तों, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और नवरात्रा का आज जो है तीसरा दिन है, आपको बहुत बहुत कामनाएं नवरात्रा की। माता रानी आप पर आशीर्वाद बनाए रखे, आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई करो, और जो है डांडिया भी खेलो, शाम के समय खेलो, बाकी दिन भर जो है पढ़ाई में भी ध्यान दे। ऐसा नहीं कि दिन भर भाई नवरात्रि हो जाए ना, तो माता रानी तभी पसंद होगी जब आप जो है मेहनत भी करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। जय श्री महाकाल। वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, और अपने दोस्तों के साथ जो है दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें, ठीक है। और बेल आइकन को जरूर दबाएं, घंटी जरूर दबाएं मेरे प्यारे दोस्तों, ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आपको मिलते रहे और आप उनको देखते रहो। मेरे जय श्री माँ।